हे गाइस, ये अपना पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले अपन ने 10 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के। इस वाले पार्ट में अपन 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, यानी 1012 to 110 तक, मतलब कि 101 से 110 तक क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले अपन 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे अपन कंप्लीट सीरीज़ बना रहे हैं कि कंपनीज़ में कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका पूरा डिस्क्राइब करके बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे उनके आंसर्स देने हैं और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वो है, व्हाट आर द कॉमन एसईओ मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड। कौन कौन सी कॉमन एसईओ मिस्टेक्स होती है जो कि अपन को अवॉइड करनी चाहिए। तो फर्स्ट है, नॉट कंसंट्रेट अबाउट द फ्रेशनेस एंड द क्वालिटी ऑफ द वेब पेज। कोई मतलब जैसे कि न्यू वेबसाइट ब्लॉगर आते हैं, मतलब आप न्यू हो वेबसाइट में और आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, तो थोड़ा कम आपको पता चलता है कि कौन सा फ्रेश कंटेंट है, क्या अपन को यूनिक उसमें रखना है, किस किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना है, तो वो चीज़ें, और क्या कंटेंट का क्वालिटी कितनी अच्छी रखनी है, तो ये चीज़ें याद नहीं रहती और ये चीज़ें समझ में भी नहीं आती। कहीं से कॉपी कर लेते हैं, कहीं से जो लिखा हो वैसा का वैसा लिख लेते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ द कंटेंट एंड फ्रेशनेस ऑफ द कंटेंट। ठीक है। नॉट हैविंग यूनिक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आर्टिकल या ब्लॉग राइट कर रहे हो, तो उसका जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है ना, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल, वो हमेशा यूनिक होना चाहिए, वो दूसरों के जैसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी अदर पर्सन का जो हाई रैंक कर रहा है उसका टाइटल और आपका टाइटल सेम है, उसका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन सेम है, तो फिर तो वो उसी की रैंक करवाएगा ना, आपकी क्यों रैंक करवाएगा गूगल सर्च इंजन। ऑब्वियसली सर्च इंजन को भी सब कुछ पता चलता है, तभी तो वो रैंक नहीं करवाता है काफ़ी सारे साइट्स को। तो आपको अपना टाइटल यूनिक रखना चाहिए, उसी टॉपिक से मिलता जुलता रखना है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे वर्ड्स को घुमा फिरा के रखना है, ताकि वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाए और यूनिक हो जाए। नेक्स्ट है, ऑप्टिमाइजिंग फॉर वेरी ब्रॉड कीवर्ड्स। मतलब अपन को ऑप्टिमाइज नहीं करते अपन, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी बहुत हाई होती है, उनको तो अपन ले लेते हैं कि हाँ इस कीवर्ड से ये सारी चीज़ें सर्च हो रही है। ठीक है, लेकिन अपन ने उसकी ओनली गूगल सर्च करके देखा है कि इस कीवर्ड से इतनी सारी जो साइट्स है वो शो हो रही है, लेकिन अपन ने ये नहीं देखा कि उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कितनी है। अगर उस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी ज़्यादा है तो उससे रिलेटेड ही कोई कीवर्ड आप खुद क्रिएट करो, या फिर आप ऑटो कंप्लीट जो होता है गूगल का, वहाँ पे जाके देखो कि उस कीवर्ड से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें सर्च हो रही है। तो आपको और कीवर्ड्स भी फाइंड आउट करना है और कीवर्ड्स को भी ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। कीवर्ड स्टफिंग। अगर आपका जो पेज है बहुत रैंक कर रहा है ड्यू टू कीवर्ड्स, ओनली कीवर्ड्स की वजह से, यानी कि आपने इतने कीवर्ड्स रख लिए उसमें, इतने कीवर्ड्स की पर 100 वर्ड्स पर आपने कम से कम 10 to 12 कीवर्ड्स रख लिए, ऑब्वियसली फिर तो रैंक करेगा ही आपका वेब पेज, पर इससे कीवर्ड स्टफिंग आएगी और गूगल आपको पेनल्टी भी दे सकता है। नेक्स्ट है, बिल्डिंग मल्टीपल लो क्वालिटी बैकलिंक्स। मतलब बहुत सारे लो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने से अच्छा है ना कि 5-6 अच्छे क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाए, अच्छी साइट्स पर बैकलिंक्स बनाए, ताकि वहाँ से आपका जो अगर उधर कोई उस वेब पेज को पढ़े, उस आर्टिकल को पढ़े, तो उसका चांस है कि वो उस पर क्लिक करके आपके वेब पेज पे भी आए। ठीक है, तो मल्टीपल लो क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने से अच्छा है कि आप 2-3 बैकलिंक्स बना लो, वो भी अच्छे बनाओ। यूजिंग पुअरली रिटन कंटेंट। जैसा कि मैंने कहा कि पुअरली रिटन कंटेंट नहीं करना है, खुद का यूनिक कंटेंट रखना है, फ्रेशनेस होनी चाहिए उस कंटेंट में, और ऐसा कंटेंट रखना कि वो फोर्सेबल ना लगे। मतलब एज अ ह्यूमन, अगर कोई पर्सन आपको मतलब आपके उसको आर्टिकल को पढ़े तो उसको लगना चाहिए कि वाह, मतलब सब कुछ जो मुझे चाहिए था वो मुझे इसके थ्रू मिल गया। ठीक है, तो आपको भी मतलब खुद एज अ ऑडियंस देखना चाहिए कि अगर मैं कहीं क्लिक करता हूँ तो मैं क्या रेफ़र करता हूँ, मतलब कि मेरे को क्या ध्यान रखना चाहिए, जो मैं देखता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है उसी अकॉर्डिंग मैं मेरे वेब पेज पे रखूँ।
अगर मेरे को फालतू की रामायण पसंद नहीं है किसी के वेब पेज पे, तो मैं फालतू की रामायण मेरे वेब पेज पे भी नहीं रखूँगा, क्योंकि उससे कन्वर्जन या फिर क्लिक थ्रू रेट का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा आपके हाई रैंक नहीं कर पाती। अगर 2-3 दिन तक रैंक कर जाएगी आपकी वेबसाइट पे, उसके बाद वापस नीचे वाली रैंक पे चली जाएगी। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू यू ऑप्टिमाइज़ एन यूआरएल को आपको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए या फिर आप कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हो। तो यूआरएल जो है ना, आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है। आप फैशन पे बनाना चाहते हो, आप बॉलीवुड पे बनाना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग पे बनाना चाहते हो, न्यूज़ पे बनाना चाहते हो, जिस पे भी आप बनाना चाहते हो ना, जिस भी टॉपिक पे आपकी वेबसाइट बनेगी ना, उससे रिलेटेड ही आपका डोमेन होना चाहिए, उससे रिलेटेड ही आपका यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका यूआरएल और डोमेन थोड़ा अलग है और आप लिख किसी अलग टॉपिक के बारे में रहे हो ना, तो इससे मतलब सर्चिंग हाई रैंक उसकी घटती जाती है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके डोमेन का नेम वही होता है जो ज़्यादातर सर्चिंग में आ रहे होते हैं वो कीवर्ड्स। तो अगर आपका डोमेन नेम भी वही है जो सर्चिंग में आ रहे कीवर्ड्स, तो फिर तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी मिलेगी आपको गूगल सर्च इंजन के द्वारा कि आपकी जो साइट है वो रैंक करेगी। लेकिन आपकी साइट ऐसे है कि आप लिख बॉलीवुड के ले रहे हो, लेकिन वो साइट डिजिटल मार्केटिंग की है, तो ये तो फिर मतलब digitalmarketing.in या digitalmarketing.com, तो ऐसी साइट्स होती है और वो लिख बॉलीवुड के लिए रहा है, तो ऐसे तो फिर उसकी अथॉरिटी घट रही है ना, उसको गूगल सर्च इंजन को समझ में नहीं आ रहा है कि चाह क्या रहा है, ठीक है। तो आपका जो यूआरएल या फिर डोमेन जो भी हो, उसको बहुत ही शॉर्ट रखे, ईजी रखे। जो यूआरएल होता है ना, वो पर्टिकुलर एक वेब पेज का होता है, उसको वेब पेज पे एक तो होता है ऑटोमेटिक यूआरएल उनका खुद का बन जाता है, तो वो बहुत बड़ा होता है। पूरे टाइटल जितना भी अपन ने 70 कैरेक्टर्स का टाइटल लिखा है ना, वो उतना ही बड़ा यूआरएल बना देता है। तो इतना बड़ा यूआरएल कोई सर्चिंग में नहीं आता। लेकिन अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया इसके बारे में आप लिख रहे हो, तो टाइटल में तो थोड़ा बड़ा ही रहेगा, लेकिन आपको यूआरएल में ये डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया ही होना चाहिए आपका यूआरएल, ठीक है। तभी वो सर्चिंग में आएगा। उससे बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका उस यूआरएल के थ्रू भी सर्च हो जाए। कीवर्ड्स के थ्रू तो सर्च होएगा ही, लेकिन उस यूआरएल के थ्रू भी सर्च हो जाए। और डोमेन का नेम भी आपका वही होना चाहिए, शॉर्ट, सिंपल, इजी, बट उसी से रिलेटेड होना चाहिए जिस टॉपिक पे आप अपने वेब पेज पे आर्टिकल लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रेस रिलीज सबमिशन इन एसईओ। प्रेस रिलीज सबमिशन क्या होता है एसईओ में। तो प्रेस रिलीज सबमिशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। एक तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। जो कुछ न्यूज़ से रिलेटेड कंटेंट अपन जब भी लिखते हैं, तो जैसे मतलब अपन ने किसी के साथ मतलब अपन ने कोई भी कंटेंट लिखा, और बहुत सारी ऐसी पीआर साइट्स होती है, मतलब प्रेस रिलीज साइट्स होती है, जिस पे मतलब अपन जैसे बैकलिंक्स अपन क्रिएट कर रहे हैं। क्यों क्रिएट कर रहे हैं? ताकि अपनी अथॉरिटी और बढ़ती रहे और अपना जो वेब पेज है वो और ज़्यादा रैंक करे, हाई रैंक उसकी आए, ठीक है। वैसे बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही इसीलिए अपन प्रेस रिलीज सबमिशन भी करते हैं। प्रेस रिलीज सबमिशन में बस ये बात होती है कि अपन को देखना पड़ता है कि कौन सी पीआर साइट्स है। वो आप गूगल पे या कोई से भी सर्च इंजन पे सर्च करोगे तो वहाँ पे पीआर साइट्स मिल जाएगी। वहाँ पे फ्री वाला भी ऑप्शन आता है, पेड वाला भी ऑप्शन आता है। अगर प्रेस रिलीज जो होती है वो फ्री में भी अपन वहाँ पे अपना जो टाइटल होता है, टाइटल लिखना है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है और अपना लिंक प्रोवाइड करना है, ठीक है, जिससे कि वो पढ़ के वापस अपने लिंक पर आ सके। पूरा डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे, उस डिस्क्रिप्शन के थ्रू वो वापस जो भी उस साइट पे जाए, उस साइट पे अगर उसको थोड़ा कम कंटेंट लगता है तो वो वहाँ पे जाके अपने वाले लिंक पे क्लिक करके वो अपनी साइट्स पे आ जाए, ठीक है। तो प्रेस रिलीज सबमिशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक फ्री वाले सबमिशन होते हैं, पेड वाले। बहुत सारी साइट्स पेड वाले सबमिशन प्रोवाइड करती है, बहुत सारी फ्री वाली भी करती है। तो आपको स्टार्टिंग अगर है आपकी और आपको आपकी साइट की रैंक ज़्यादा करवानी, हाई करवानी है, तो आप फ्री वाले प्रेस रिलीज सबमिशन कीजिए बजाय कि पेड वाले, ठीक है। तो ऐसे करते हैं। अब इसको पढ़ते हैं। प्रेस रिलीज सबमिशन इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग न्यूज वर्थी कंटेंट लाइक न्यू रिलीजेस, पार्टनरशिप, न्यू हायर्स, etc. एंड सबमिट देम टू पॉपुलर पीआर साइट। मैंने कहा था ना
कि जो प्रेस रिलीज सबमिशन एक प्रोसेस होती है जो कि मतलब जो भी उनका कंटेंट होता है वो उन पॉपुलर PR साइट्स पर सबमिट करती है लिंक बिल्डिंग के लिए। जैसे बैक लिंक्स अपन क्रिएट करते हैं वैसे ही वहाँ पे लिंक बिल्डिंग होता है। बस यहाँ पे ये है कि आपको टाइटल देना पड़ता है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, फिर लिंक देना पड़ता है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, आपका नाम वगैरह पूरा मतलब अकाउंट ही क्रिएट होता है एक तरह से। और फिर आपको जैसे आप अपने साइट पे ब्लॉग लिखते हो ना वैसे ही वहाँ पे लिखना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि थोड़ा कम कंटेंट का लिखना पड़ता है, ठीक है। पूरा ब्लॉग वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा वैसा वैसे, लेकिन कंटेंट कम रहेगा। आपको इमेज ऐड करनी तो वहाँ पे आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, बहुत सारी इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, और वो दोनों में प्रोवाइड होता है। प्रेस रिलीज सबमिशन में भी होता है, फ्री प्रेस रिलीज सबमिशन में भी होता है। लेकिन कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स ऐसी है जो फ्री भी प्रोवाइड करती है, इसलिए ये अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। जिससे कि आपकी लिंक बिल्डिंग के लिए और उसकी जो इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द वेबसाइट, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे कि वो विजिबिलिटी ज़्यादा रहे तो मतलब उसकी रैंक हाई होती जाए। टू मेक श्योर द पब्लिश इट द कंटेंट हैज़ टू बी इंटरेस्टेड एंड इम्पोर्टेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि मेक श्योर करना है कि जब इसको पब्लिश करो ना तो कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होना चाहिए, तभी आप इसे पब्लिश करना। क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट नहीं है ना तो कोई भी उस कंटेंट को नहीं देखेगा, उससे आपकी जो ऐसे कह सकते हैं कि आपकी साइट की रैंकिंग घटती जाएगी कि इसने इतने सारे प्रेस रिलीजेस सबमिशन कर रखे हैं फिर भी कोई मतलब नहीं निकल रहा, मतलब इसके कंटेंट में दम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं इसको आपको जो चीज़ें आपको मतलब ऐसी है ना कि प्रैक्टिकली करके दिखानी होती है, तो मैं वो आपको सारी से गूगल पे करके दिखाऊंगी सारी सारी चीज़ें कि प्रेस रिलीज कैसे सबमिट करते हैं, और गूगल एनालिटिक्स में कैसे कैसे देखते हैं, वेब मास्टर टूल में कैसे अपन को देखना पड़ता है, और वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको गूगल पे साइट से प्रैक्टिकली बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेस रिलीजेस। प्रेस रिलीज़ की क्या वैल्यू है? तो प्रेस रिलीज़ की वैल्यू तो होगी, जैसे बैकलिंक्स की वैल्यू होती है तब भी वैसे ही प्रेस रिलीज़ की वैल्यू होती है। अब आप क्यों नहीं चाहोगे कि एक तो आप कुछ सर्च कर रहे हो गूगल पे तब आपकी साइट रैंक कर रही है, और आप जब वो कोई सर्च कर रहा है तभी आपकी साइट रैंक कर रही है, तो ऑन पेज ऐसी हो गया कि कोई सर्च कर रहा है इंटरनेट के थ्रू और आपकी साइट रैंक कर रही है क्योंकि आपने कीवर्ड्स और क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत अच्छा रखा है। लेकिन आप क्यों नहीं चाहोगे कि किसी अदर पार्टी यानी थर्ड पार्टी या फिर अदर पर्सन की वेबसाइट से भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए? ये तो बहुत अच्छा है ना कि आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको वहाँ पे प्रेस रिलीज़ करनी है, वहाँ से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप क्यों नहीं करोगे? तो वैल्यू प्रेस रिलीज की बहुत ज़्यादा है। अगर मतलब आपका कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है तो प्रेस रिलीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वहाँ से आपको ट्रैफिक ज़रूर मिलेगा। थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको ट्रैफिक मिलना इज़ अ गुड पॉइंट फॉर योर वेबसाइट्स, ठीक है। जैसे बैकलिंक्स के थ्रू अपन को वेबसाइट मिलता है वैसे ही प्रेस रिलीज़ के थ्रू भी वेबसाइट ट्रैफिक मिलता है। बस प्रेस रिलीज़ की बात ये होती है कि जब अपन प्रेस रिलीज़ करते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे अपन को डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी कुछ देना पड़ता है, इमेजेस भी ऐड करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें अपन दे सकते हैं, इसलिए प्रेस रिलीज़ ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। और बैकलिंक्स भी अगर गुड क्वालिटी बैकलिंक्स रहे तो वो भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज फॉर एसईओ के लिए कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जानते हो सारे एसईओ के लिए यूज़ होते हैं। यूट्यूब, गूगल, जितने भी आप जानते हो, ठीक है। व्हाट आर सोशल सिग्नल्स? सोशल सिग्नल्स क्या होते हैं? अब आपको मैं एज एग्जांपल बताती हूँ कि आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट चलाया, कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन किया फेसबुक पे, गूगल पे, कहीं पे भी रन किया, ठीक है। अब उस पर क्या है कि लाइक डिसलाइक बढ़ रहे हैं, लाइक भी बढ़ रहे हैं, कोई डिसलाइक कर रहा है, कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, कोई किसी को वो वाला इतना अच्छा लगा कि वो शेयर कर रहा है, कोई उस पर क्लिक करके खुद का सबमिशन कर रहा है, ठीक है। मान लो लीड जनरेशन के लिए आपने वो एडवर्टाइजमेंट चलाया, लीड जनरेशन के लिए मतलब कि आपको कस्टमर चाहिए, ठीक है, जिसके आप कांटेक्ट कर सके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आपने लीड जनरेशन के लिए कैंपेन चलाया, उसमें किसी ने लाइक दिया, किसी ने डिसलाइक किया, किसी ने कमेंट्स किए, किसी ने उस पर क्लिक किया और अपना सारा डेटा मतलब अपना डिटेल्स फिल की, किसी ने उसे शेयर किया किसी अदर पर्सन को ताकि वो भी उसे जान सके, तो ये सब व्यूज़ बढ़ते हैं।
और लाइक बढ़ते हैं, डिसलाइक बढ़ते हैं, कमेंट्स, शेयर्स, ऐसी चीज़ें मतलब आती जाती है ना अपने एडवर्टाइजमेंट पे, तो उसे अपन कहते हैं सोशल सिग्नल्स, यानी कि इंगेजमेंट। अपन ऐसे कह सकते हैं इंगेजमेंट या फिर इम्प्रेशन या फिर सोशल सिग्नल्स। ये 3-4 नाम होते हैं इनके, तो आपको ध्यान रखना होता है कि सोशल सिग्नल्स होते हैं, इंगेजमेंट होती है, इम्प्रेशंस होता है, इनको सबको अपन एक ही चीज़ कहते हैं, ठीक है। कुछ भी रिएक्ट करना अपने एडवर्टाइजमेंट पे, अपने पोस्ट पर, उसे कहते हैं सोशल सिग्नल्स, इंगेजमेंट या फिर इम्प्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ AMP। AMP क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है AMP का वो ये है एक्सेलरेट मोबाइल पेजेस, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो एक्सेलरेट मोबाइल पेजेस है। ये बेसिक में नहीं आता है। AMP बहुत, अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तभी AMP के बारे में पूछता है कोई इंटरव्यूअर, वरना नहीं पूछता इतना, ठीक है। AMP का जो फुल फॉर्म होता है वो एक्सेलरेट मोबाइल पेजेस होता है। ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, याद रखना, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मतलब ये फ्रीली अवेलेबल है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे अपन गूगल को यूज़ कर सकते हैं ना सारे सर्विसेज को, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं अपन, वैसे ये फ्री अवेलेबल होता है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। विच हेल्प पब्लिशर टू इंक्रीज द स्पीड एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ठीक है, ऑफ देयर वेब पेजेस ऑन द मोबाइल डिवाइस। ये जो भी मतलब पब्लिशर होता है, जो आपकी मतलब आप अपनी वेबसाइट पे कोई ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, तो आपके ब्लॉग की जो, जब भी उस ब्लॉग को कोई सर्च करे, तो मतलब मोबाइल के थ्रू जब भी कोई उस ब्लॉग को सर्च करे तो उस ब्लॉग की स्पीड और रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाए। मतलब कि रीडेबिलिटी मीन्स उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। और स्पीड तो भी मायने रखती है। अगर किसी लिंक पे आपने क्लिक किया, वो 2-3-5-6 सेकेंड्स ले रहा है या फिर इससे भी ज़्यादा सेकेंड्स ले रहा है, तो उसकी जो स्पीड है कम है, तो आप वापस से बैक ले लोगे, ठीक है। लेकिन उसकी स्पीड अच्छी है, जैसे ही क्लिक किया ओपन हो गया, ठीक है, तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ोगे। तो AMP क्या करता है, आपकी जो वेब पेज है उसकी स्पीड को भी इम्प्रूव करता है, रीडेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। और वो कहाँ इम्प्रूव करता है? मोबाइल डिवाइसेस के लिए इम्प्रूव करता है, डेस्कटॉप के लिए नहीं, मोबाइल डिवाइसेस के लिए इम्प्रूव होती है, ठीक है। स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी जो रीडेबिलिटी है वेब पेजेस की, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। अब वो किस किस में है, अभी गूगल भी ये AMP सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वर्डप्रेस के लिए भी ये यूज़ होती है, एडोब के लिए भी यूज़ होती है। इन्होंने, गूगल ने, वर्डप्रेस ने, एडोब ने इसको ज्वाइन कर रखा है कुछ कंपनीज़ के साथ, ठीक है। तो ये सर्विसेज होती है AMP, और ज़्यादातर लोग मोबाइल से सर्च करते हैं, डेस्कटॉप से बहुत कम लोग सर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रैंक ब्रेन। तो रैंक ब्रेन तो एक अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि AI सिस्टम है ये, ठीक है। सबसे पहले तो इसका नाम जो है रैंक ब्रेन है, उससे पता चल गया कि ये एक AI सिस्टम है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। रैंक ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ गूगल हमिंगबर्ड सर्च एल्गोरिथम। जो गूगल की एल्गोरिथम होती है वो क्या क्या होती है, मतलब गूगल में जो SEO, जो अपडेट्स, SEO का जो टूल्स मान सकते हैं जो गूगल खुद प्रोवाइड करता है, वो ये है कि SEO टूल्स क्या, मतलब SEO प्लगइन्स या फिर ऐसे मान सकते हैं अपन। तो पांडा और पेंगुइन, और एक होता है मतलब पांडा सर्च एल्गोरिथम एंड गूगल पेंगुइन सर्च एल्गोरिथम एंड थर्ड हमिंगबर्ड सर्च एल्गोरिथम। इन सब के अलग अलग होते हैं काम। जो पांडा होता है वो आपकी जो वेबसाइट है उसको, उसकी जो रैंकिंग है उसको इंक्रीज़ करता है, उस पर क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। पेंगुइन जो होता है वो आपकी वेबसाइट में अगर आपने कुछ ब्लैक हैट SEO की चीज़ें कर रखी है जो गूगल सर्च एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करती है, तो आपकी वेबसाइट की रैंक को नीचे गिराता है। हमिंगबर्ड सर्च एल्गोरिथम थोड़ा अलग काम करता है, ये भी SEO के लिए काम करता है, लेकिन हम इसके बारे में देख लेते हैं अपन। रैंक ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ गूगल्स हमिंगबर्ड सर्च एल्गोरिथम। गूगल यूटिलाइज रैंक ब्रेन टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ सर्च क्वेरीज। हमिंगबर्ड सर्च एल्गोरिथम हमेशा सर्च क्वेरीज के लिए रन होता है। जैसे मैंने पांडा और पेंगुइन बताया कि वो किस किस के लिए है, वैसे यहाँ पे हमिंगबर्ड सर्च एल्गोरिथम सर्च क्वेरीज के लिए रन होता है, जिसमें गूगल यूटिलाइज करता है रैंक ब्रेन को अंडरस्टैंड करने के लिए द इंटेंट ऑफ सर्च क्वेरीज। सर्च क्वेरीज का क्या इंटेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए रैंक ब्रेन को यूज़ करता है गूगल, ठीक है। इट्स एन AI सिस्टम, जैसा मैंने भी कहा था कि ये एक AI सिस्टम है टू प्रोसेस पेजेस टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड द रेलिवेंट रिजल्ट फॉर स्पेसिफिक न्यू क्वेरीज। जो ये रैंक ब्रेन है वो एक AI सिस्टम है किसी भी पेजेस को प्रोसेस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए और डिसाइड करने के लिए कि कौन से रिजल्ट उस स्पेसिफिक न्यू क्वेरीज के लिए उनको शो करवाने हैं, ठीक है। कौन से रेलिवेंट रिजल्ट्स हैं जो उसको उस क्वेरीज पे शो करवाने हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, ठीक है।
रैंक ब्रेन कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू पैटर्न्स, रैंक ब्रेन लर्न कर सकता है, अंडरस्टैंड करता है न्यू पैटर्न्स को भी, विच हेल्प टू फाइंड क्वालिटी रिजल्ट, जो कि हेल्प करता है क्वालिटी रिजल्ट को फाइंड करने में। आप कोई सी भी क्वेरी सर्च इंजन पे सर्च करोगे और उसका थोड़ा पैटर्न चेंज है, मान लो किसी आपने वेब पेज का थोड़ा पैटर्न थोड़ा अच्छा किया है, तो उनको भी रैंक ब्रेन अंडरस्टैंड कर लेता है और फिर उसी को वो वहाँ पे शो करवाता है। ठीक है, तो रैंक ब्रेन बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है गूगल की तरफ से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देयर इज़ नो वे टू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट फॉर रैंक ब्रेन बट जस्ट टू कंसंट्रेट ऑन क्वालिटी कंटेंट इज रैंक ब्रेन इज हार्डली अबाउट कीवर्ड्स। यहाँ पे कोई वे नहीं है ऑप्टिमाइज करने का किसी वेबसाइट को रैंक ब्रेन के लिए, लेकिन क्योंकि रैंक ब्रेन वेबसाइट के लिए नहीं, सर्च क्वेरीज के लिए रन करता है। ठीक है, रैंक ब्रेन के थ्रू सर्च क्वेरीज, मतलब सर्च क्वेरीज को जब भी अपन टाइप करते हैं तो रैंक ब्रेन के थ्रू वो सारी वेबसाइट का जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे, जो उसे लगती है कि ये वर्थ इट है इस यूज़र की इस क्वेरीज को दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, व्हाट इज़ BERT एल्गोरिथम। BERT एल्गोरिथम का जो फुल फॉर्म है वो है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो ये क्या है, BERT क्या है, BERT इज़ अ बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, इट इज़ एन एल्गोरिथम अपडेटेड विच हेल्प्स गूगल विद अ डीप लर्निंग एल्गोरिथम फॉर NLP। ठीक है, जो कि हेल्प करता है गूगल को कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम के साथ NLP के लिए। NLP क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कैन हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस इज लाइक ह्यूमन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, जिसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हेल्प करता है गूगल को कि वो अंडरस्टैंड करे वो सारे सेंटेंस जो आपने लिखे हैं ना वेब पेज पे, उसको ऐसे अंडरस्टैंड करे जैसे कि वो भी एक ह्यूमन है। ठीक है, जैसे अपन अंडरस्टैंड करते हैं ना, वैसे गूगल उसे अंडरस्टैंड करे, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हेल्प करता है BERT एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज SEO ऑडिट। SEO ऑडिट क्या है, SEO ऑडिट इज एन एक्टिविटी ऑफ इवेल्युएटिंग द हेल्थ ऑफ द वेबसाइट। SEO ऑडिट एक एक्टिविटी है जो कि इवेल्युएट करती है आपकी वेबसाइट की हेल्थ को। यहाँ पर मल्टीपल सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं SEO ऑडिट में, जो कि ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO एंड टेक्निकल SEO। ये तीनों SEO अगर आपके अच्छे हैं तो आपका SEO ऑडिट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, SEO ऑडिट हेल्प्स टू फाइंड द इश्यूज इन द वेबसाइट विच शुड बी फिक्स टू इम्प्रूव द वेबसाइट रैंकिंग। SEO ऑडिट मदद करता है उन इश्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपकी वेबसाइट में, जो कि आपको फिक्स करने चाहिए, क्यों, जिससे कि आपकी वेबसाइट रैंक कर सके, आपकी वेबसाइट का यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहे एंड देन कन्वर्जन भी काफ़ी अच्छी निकल सके। तो SEO ऑडिट हेल्प करता है अपने उन सारे इश्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो अपनी वेबसाइट में आ रहे हैं और अपन को इम्प्रूव करनी चाहिए। सम ऑफ द प्राइमरी एस्पेक्ट्स आर इंडेक्सिबिलिटी। जो SEO ऑडिट के जो प्राइमरी एस्पेक्ट है जिस पे आपको ध्यान रखना है वो क्या है, इंडेक्सिबिलिटी, ऑन पेज, कंटेंट क्वालिटी, टेक्निकल SEO, नेविगेशन, स्पीड ऑफ द वेबसाइट, स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट, एंकर टेस्ट, ऑफ पेज, रेफरिंग डोमेन, बैकलिंक्स रेशियो, मेटा डेटा, क्वालिटी ऑफ द रेफरिंग डोमेन्स, कंपैरेटिव एनालिसिस ETC। इन सारों के बारे में देखना है आपको। और ये जो भी आपके टॉपिक आते जा रहे हैं ना, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट मुझे पता ही नहीं क्या होता है, या फिर क्वालिटी ऑफ द रेफरेंस डोमेन्स क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस तो मैंने बता दिया है, लेकिन जो आपको पता नहीं है ना वो सारे आने वाले क्वेश्चंस में आते जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जितना भी जो आप बस ये ध्यान रखना है जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है। अगर उसमें कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका क्वेश्चन आगे आ जाएगा, लेकिन वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। बस कोई वर्ड है जिसके आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आगे कोई क्वेश्चन उसका भी बन के आ जाएगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये आज के अपन ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में इससे आने वाले 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। एंड आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे हो, इसका मतलब है कि आप SEO की प्रोफाइल के लिए बहुत सीरियस हो, और बहुत सीरियस हो तो आपको SEO की पोस्ट ज़रूर मिलेगी। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लोगे और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता रहेंगे तो इसके अलावा कोई कहीं से नहीं पूछता, और प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें देखनी है ना गूगल पे, तो वो भी मैं सीरीज स्टार्ट करूँगी कि कैसे कौन सी चीज़ों को अपन को करना होता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।